मैं विपिन शर्मा अपने YouTube चैनल मैथ बाय विपिन सर पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर सभी लोगों के बीच में हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट लेकर फिर हाजिर हुआ हूं और उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सबसे सिंपलेस्ट मेथड से मैं इसको कराने वाला हूं। तुम्हें केवल 2 लाइन रहेंगी पूरी हाइट एंड डिस्टेंस के लिए केवल 2 लाइनें याद रखनी है हमें। अगर वो 2 लाइनें तुम्हारे अच्छे से समझ में आ जाती हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे हो नहीं। देखिए अब हाइट एंड डिस्टेंस का जादू। और सभी स्टूडेंट्स का अच्छा सपोर्ट मिला भाई, उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। हमारी भी वीडियोज़ कंटिन्यू आ रही हैं, करीब करीब 80 वीडियो के समथिंग पहुँच चुकी हैं और उम्मीद करता हूँ सभी लोग आप देख रहे होंगे। हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहली बात है हमें समझ में आना चाहिए उन्नयन कोण और अवनमन कोण। और उन्नयन कोण और अवनमन कोण को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं 2 पैरेलल लाइंस का। 2 समांतर रेखाएं जिनको कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो ये बनने वाले कोण जो होते हैं ये दोनों कोण या फिर ये वाले कोण, ठीक है, इन दोनों कोणों को कहा जाता है एकांतर कोण। क्या कहा जाता है भैया? एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल्स। और ज्योमेट्री में अभी भी वीडियोज अपलोडेड है, टाइम आता जाएगा अपलोड कर दी जाएगी। ज्योमेट्री में पढ़ोगे कि एकांतर कोण जो होते हैं वो परस्पर बराबर होते हैं। वहाँ समझाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा कौन कौन से कोण होते हैं और फिर केवल एक ही वर्ड छोड़ दूंगा, सारे कोण उसी में डिफाइन है, ठीक है। तो यहाँ एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो परस्पर बराबर होते हैं। ये बात तुम लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एक उन्नयन कोण और अवनमन कोण की। ये सबसे पहले हमारे समझ में आने चाहिए। उन्नयन कोण और अवनमन कोण, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन एंगल इसको बोलते हैं। तो उन्नयन कोण, उन्नयन का मतलब होता है दोस्तों उठाव। उन्नयन का मतलब क्या होता है? उठाव। जैसे मान के चलो ये कोई मीनार है, दीवार है, टावर है, पिलर है, खंबा है। इस बिंदु इसके पाद का मतलब हो गया इसका बेस। इसके पाद मतलब पैर से कुछ दूरी पर एक बिंदु है। अब वो कहेगा ऊपर से नीचे देखें या नीचे से ऊपर देखें, और ऊपर से नीचे देखें या नीचे से ऊपर देखें वो शुद्ध भाषा में ना कहकर उस जगह वो वर्ड यूज करता है उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है, उन्नयन का मतलब होता है उठाव। इसको बोला जाएगा धरातल। क्या बोला जाएगा? धरातल। धरातल का मतलब हो गया धरती के साथ में जो कोण बनेगा, इसको बोला जाएगा दृष्टि रेखा। तो उठाव कब होगा? जैसे मैं अब खड़ा हुआ हूं, मेरे सामने कोई दीवार है, उसके शीर्ष को मैं ऐसे उठकर ऊपर देखता हूं तो मेरी जो नजरें हैं वो ऊपर उठी, मतलब ये धरातल के समांतर ये एक धरातल मान सकता हूं। तो इन धरातल और इसके बीच में जो कोण बन के आया वो क्या कहलाया? तुम्हारा उन्नयन कोण। तो यहां से डेफिनेशन निकल के आती है कि धरातल और दृष्टि रेखा के मध्य बनने वाला कोण, धरातल और दृष्टि रेखा के मध्य बनने वाला कोण क्या है? थीटा है। और इस थीटा को बोला जाएगा कौन सा कोण? उन्नयन कोण। बात आई समझ में? ठीक है। आगे कुछ याद नहीं रखना है, मैं केवल डेफिनेशन बता रहा हूँ, सारी चीज़ों को भूल जाना, मल्टीप्लाई कर देना 0 से, बस 2 लाइन याद रखनी है, मैं वहाँ पहुँचाना चाह रहा हूँ तुम्हें। अवनमन कोण, अवनमन का मतलब होता है, नमन का मतलब नमस्कार करना, अवनमन का मतलब नीचे झुकना। अब नीचे जब झुकोगे तो डेफिनेटली वही मीनार मैंने यहाँ ले लिया, वही बिंदु यहाँ ले लिया, तो अब की बार ऊपर से नीचे देखेगा। कहाँ देखेगा? ऊपर से नीचे। चाहे उन्नयन कोण हो चाहे अवनमन कोण हो, हमें धरातल चाहिए और दृष्टि रेखा चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे दीवार की छत पे तो धरातल हो नहीं सकता, तो धरातल के समांतर मैंने कोई एक रेखा खींच ली, ये तो दृष्टि रेखा है ही है। धरातल के समांतर रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाता है? तुम्हारा अवनमन कोण, ठीक है। मतलब दोनों में सेम लाइन है,
कि दृष्टि रेखा और धरातल के मध्य बनने वाला कोण अवनमन कोण, धरातल के समांतर कोई रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य बनने वाला कोण अवनमन कोण। केवल इतना याद रखना है हमें, धरातल और दृष्टि रेखा इन दोनों के बीच में बनेगा कोण। दूसरी कंडीशन, नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण, उठाव, उन्नयन का मतलब क्या होता है, उठाव, ऊपर उठना, और ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो अवनमन कोण। ठीक है, अब होता क्या है, ध्यान देना, मैं इस एग्जाम्पल को मिटा रहा हूं अभी। जैसे मान के चलो ये कोई दीवार थी, ये मीनार है, यहाँ पे कोई बिंदु है, तो इस तरीके से अगर मैं कह रहा हूँ नीचे से ऊपर देखता है, नीचे से ऊपर, तो कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। ऊपर से नीचे देखता है तो कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण। अब दोस्तों आप ही रिप्लाई दोगे, इसका देखना, खुद समझ जाओगे इस बात को कि मैं अगर इसको पीछे बढ़ा देता हूँ, बढ़ा दी, इसको आगे बढ़ा देता हूँ, तो भाई एक बात बताओ, ये दोनों कोण जो बन के आ रहे हैं, अभी मैंने बताया था तुमको कि ये दो समांतर रेखाएं हो गई, ये दोनों दिख रही है, ये कोई तिर्यक रेखा हो गई, और ये दोनों बनने वाले कोण अभी जस्ट इससे पहले बताया था यहाँ पे कौन से होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। और एकांतर कोण परस्पर कैसे होते हैं, हमारे बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब उन्नयन हो चाहे अवनमन हो, तो उन्नयन कोण बराबर किसके हो गया भाई, अवनमन कोण के। उन्नयन कोण किसके बराबर हो गया, अवनमन कोण के। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन बना रहता है कि सर हम उन्नयन कोण लें या अवनमन कोण लें। अब कोई सा भी ले लो, चाहे उन्नयन की बात करें चाहे वो अवनमन की बात करें, तुम कोई सा भी कोण ले लो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, उन्नयन कोण किसके बराबर है, अवनमन कोण के। उन्नयन कोण किसके बराबर है, अवनमन कोण के। तो उन्नयन कोण और जब अवनमन कोण बराबर हैं तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हम कोई सा भी कोण ले लें। और मैक्सिमम जो कोण लेके चलेंगे हम, वो हमेशा उन्नयन कोण लेके चलेंगे, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन का एक ही फ्लो बना रहेगा, एक ही डायरेक्शन में हमारी कैलकुलेशन होगी, तो इस वाले कोण को हम हमेशा लेके चलेंगे। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे ये उन्नयन कोण जो और अवनमन कोण का जो फंडामेंटल था, ये आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ रहा हूँ मैं इसमें। इस वीडियो में मैं आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण की केवल थ्योरी कराने वाला हूँ, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उससे पहले इसकी आप नोट्स बना लें, जिससे आगे दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो अगली बात कर रहा हूँ मैं आपसे, अपने पास ट्रायंगल होगा, डेफिनेटली हाइट एंड डिस्टेंस है तो ट्रायंगल बन के ही आएगा, और हाइट एंड डिस्टेंस में ये एंगल 90 का रहेगा। ठीक है, और अपने पास जो वैल्यूज होती हैं, देखो जो वैल्यूज नहीं है उनकी कैलकुलेशन अलग होगी, मैं नॉर्मली जिनकी बात कर रहा हूँ 99.99% जो वैल्यूज होती हैं, 0, 30, 45, 60, 90, यही कोण होते हैं जो टेबल में रहते हैं, और यहीं से हाइट एंड डिस्टेंस मैक्सिमम आता है। ठीक है, और रेलवे में तो यहीं से आएगा, ज़्यादा डीपली नहीं जाने वाला है। तो ये अपने कोण होते हैं, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और एक कोण फिक्स हो गया अपना 90। तो मैं बात करूं 30, अगर ये वाला कोण 30 है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये 90 का है, ये 30 का है, तो ये कितने का बचा, 60 का। बोलो बचा कि नहीं बचा, बचा। ठीक है, दूसरी बात, एक पॉइंट और बनेगा, 60 और 90, एक पॉइंट और बनेगा कि ये मान के चलो ये 90 का है। अब 30 और 60 का तो काम हो चुका, अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, और ये 60 है तो ये 30 होगा, मतलब एक पेयर बन के आ गया अपने पास में 90, 60 और 30 का, 90, 60 और 30 का। और यहाँ अगर मैं बात करता हूँ, ये 90 का है, अब बचा कौन सा, 45, ये 45 का है तो ये भी 45 का होगा। और तुम्हें पता है ज्योमेट्री में यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, या किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो उनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं।
तो ये दोनों कोण बराबर हैं, तो ये दोनों भुजा बराबर हैं। ठीक है, इसको बाद में पढ़ेंगे। पहले मैं बताता हूँ अपना जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हमें किस तरीके से करने हैं। पहले मैं तुम लोगों को करवाऊंगा 90, 60 और 30 का एक कॉन्सेप्ट। इस पे हम 7-8 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद में 45 और 45 पे क्वेश्चंस करेंगे हम। मतलब यहाँ जो पेयर बन के आएगा वो कौन सा बन के आएगा, एक कोण 90, दूसरा 45, तो तीसरा कितने का होगा भाई, 45 का। 90, 45 और 45। ठीक है, और बाद में जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें दो एंगल्स मिक्स होंगे। दो एंगल्स का मतलब दो डायग्राम बनेंगे। पहले हम सिंगल डायग्राम से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में उनको मर्ज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया ये कि भाई 30, 60, 90, 90, 45, 45, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जो मेन 2 लाइन बता रहा था मैं वो स्टार्ट होती हैं अब। tan थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार। ठीक है, अब एक चीज़ और समझ लीजिए कि अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है परपेंडिकुलर, और ये वाली भुजा हाइपोटेनस कर्ण होती है, सबसे बड़ी होती है। तो तीसरी भुजा जो बची वो कौन सी होगी, आधार। हमेशा में एक चीज़ याद रखनी है कि जिस कोण को हम लेके चल रहे हैं, जिस कोण की हम चर्चा कर रहे हैं, जिस कोण की हम बात कर रहे हैं, उस कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। इस कोण की बात कर रहा हूँ तो लंब ये होगा, इस कोण की बात कर रहा हूँ तो हमें ये इसका लंब होगा, और सबसे बड़ी जो भुजा होगी वो तो उसकी कर्ण होगी। ठीक है, तो tan थीटा बराबर हो जाता है हमारा लंब बटे आधार। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर मैं इस कोण को लेके चल रहा हूँ तो tan 30 कितना हो गया, tan 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1/√3 लंब बटे में आधार। बात ही समझ में। लंब बटे आधार का मतलब क्या है कि लंब और आधार का अनुपात 1/√3 है। लंब अनुपात आधार 1/√3। मतलब यदि लंब 1 है तो आधार जो होगा वो √3 होगा। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब 1, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा आधार √3। और हमें पता है ये जो त्रिभुज बन के आ रहा है ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज पे हमेशा पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होती है। ठीक है, जो पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होगी तो मैं कर्ण निकाल सकता हूँ यहाँ से, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 4, 4 का वर्गमूल 2। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, उससे निकाल सकते हैं। चलिए, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें जो तुम्हें सीधा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, 30 डिग्री के सामने 1, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा 1 यूनिट होगी, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा √3 यूनिट होगी, और ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा 2 यूनिट होगी। और ये बात हमने ज्योमेट्री में पढ़ी है कि कोई भी कोण जितना बड़ा होगा उसके सामने वाली भुजा उतनी बड़ी होगी। भाई 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने 1, कोण बड़ा 60 हुआ, √3 हो गया। √3 की वैल्यू 1.732 होती है, डेफिनेटली 1 से ज़्यादा होगी। 60 से 90 हुआ, कितना हो गया, 2, और बड़ा। तो हमें सीधी सी 3 वैल्यू तो ईजिली याद हो जाएंगी, 1, √3 और 2, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा 1, √3 और 2 में। अब जो कोण जितना बड़ा होगा उसके सामने वाली भुजा उतनी बड़ी होगी, ज़्यादा बड़ी कोई डेफिनेशन नहीं है। 30 के सामने वाली 1, 60 के सामने वाली √3, 90 के सामने वाली 2। एक पॉइंट तो ये रहा, हमें ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, इधर मैं tan 45 की बात करता हूँ तो tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास में 1/1 हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा, ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, और ये पाइथागोरस ट्रिक से कितना हो जाएगा, √2। तो यहाँ वो बात याद रखनी है कि 90 डिग्री के सामने 90 के सामने वाली भुजा कितनी है, √2, और 45 के सामने वाली भुजा कितनी है भाई, 1। बात आई समझ में, क्योंकि ये पोर्शन हाइट एंड डिस्टेंस का तो हमारे ज्योमेट्री में भी यूज होगा, जब क्वेश्चंस करेंगे ज्योमेट्री के वहाँ यूज करेंगे इसको। ठीक है, तो हमारे पास में केवल ये लाइन काम की नहीं जो मैं राउंड करके चल रहा हूँ। 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2। कब, 30, 60, 90। तो अगर 45, 90 है तो 90 के सामने √2, 45 सामने 1। बात आई समझ में, बिल्कुल आई होगी। ठीक है, ये थी इसकी केवल थ्योरी।
ठीक है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, उन्नयन कोण अवनमन कोण किसी से कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। 100 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन में हमें यूज करने की ज़रूरत पड़ेगी और तब तक तुम प्रैक्टिस तुम्हारी अच्छी हो चुकी होगी और वहाँ तुम अपने आप यूज कर सकते हो उन्नयन कोण अवनमन कोण कैसे यूज करना है, ठीक है। दूसरी बात 30-60-90 या 45-45-90 दो पेयर बन के आएंगे। अगर 15 का पेयर बन के आता है तो उसकी कंडीशन अलग बनती है, वहाँ भी मैं बता के चलूँगा किस तरीके से यूज करना है। मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो अपने यहाँ से स्टार्ट होते हैं कि 30 के सामने वाली भुजा 1 होगी, 60 के सामने √3 होगी, 90 के सामने 2 होगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट्स थे हमारे, केवल 2 लाइन जो मैं बता रहा था, स्टार्टिंग में भी बोला था मैंने, एक ये और एक ये हमें कन्फर्मली आनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेके चल रहा हूँ हाइट एंड डिस्टेंस के ही, और देखते चलिए किस तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद ये है कि आप नहीं भूलोगे कि किस तरीके से हमें 2 लाइन यूज करनी थी, कैसे याद करनी है वो, और हाल ही में हमसे कई टीचर्स जुड़ रहे हैं, अच्छा रेस्पॉन्स मिला है टीचर्स का। अपने पॉलिटी के अभी पवन सर जुड़े हैं, पवन सारस्वत सर अपने आप में अच्छी दमखम रखते हैं, अच्छी क्वालिटी रखते हैं, स्टूडेंट्स के बीच में बहुत जगह बना रखी उन्होंने, अच्छा रेस्पॉन्स आया है। चलिए, और इस रेस्पॉन्स को देख के कुछ जुगनुओं को लगने लगा है कि रोशनी सूरज से नहीं केवल जुगनुओं से होती है। चलो मैं सिंगल वाले क्वेश्चंस लेके चल रहा हूँ अभी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, 10 मीटर की एक सीढ़ी, 10 मीटर की एक सीढ़ी को जमीन से 6 मीटर की ऊंचाई पर, 6 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की तक पहुंचने के लिए दीवार के साथ लगाया जाता है। एक खिड़की तक पहुंचने के लिए दीवार के साथ लगाया जाता है। सीढ़ी के निचले भाग और दीवार के बीच कितनी दूरी है? सीढ़ी के निचले भाग और दीवार के बीच दूरी, इस बात को वो तुमसे पूछ रहे हैं। देखिए अब आने वाला मज़ा किस तरीके से। 10 मीटर की एक सीढ़ी को ज़मीन से 6 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की तक पहुंचने के लिए दीवार के साथ लगाया जाता है। मतलब नसें नहीं है, इस तरीके से लगेगी भाई, ट्रायंगल ही बन के आएगा। 10 मीटर की एक सीढ़ी है, ये तो सीढ़ी हो नहीं सकती, डेफिनेटली यही होगी। एक खिड़की तक पहुंचने के लिए दीवार के साथ लगाया जाता है, ठीक है, और 10 मीटर ऊंची खिड़की पर, तो ये ऊंचाई हो गई। यहाँ पे है खिड़की 6 मीटर, 6, 10, 8। मतलब यहाँ तो मुझे इस क्वेश्चन को लिखने की ज़रूरत पड़ी है। अगर ये एग्जाम में आता है ना तो इसको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई 6, 10, 8 ये पाइथागोरस प्रमेय बनेगी, डेफिनेटली पाइथागोरस प्रमेय डेफिनेटली बनेगी। तो 10, 6, 8 की पाइथागोरस प्रमेय बन जाती है। अब देखिए मैं तुम्हें तो एक एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई 3, 4, 5 की पाइथागोरस प्रमेय बन के आती है अपने पास में, इसको सब जानते हैं। अब इनसे कई पाइथागोरस प्रमेय बन सकते हैं, लेकिन बेसिक अनुपात यही रहेगा, बेसिक अनुपात यही रहेगा। और हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक याद भी हो जाती हैं ये। 6, 8, 10 भाई 4 का मल्टीप्लाई, अब की बार 3 दूनी 6, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 9 12 15 की बन जाएगी। 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। तो हमें जब भी पाइथागोरस प्रमेय यूज करनी है तो हम उसमें अनुपात निकालते हैं सबसे पहले। अगर मैं 6, 8, 10 का अनुपात निकालता हूँ तो 3, 4, 5 ही निकल के आया, तो मैं डायरेक्टली कह सकता था कि पाइथागोरस प्रमेय तो लगनी है। जब एक 3 का मल्टीपल है, ये 5 का है, तो ये 4 का होगा डेफिनेटली, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। आगे अब आ रहा हूँ मैं इसके हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन पर। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था ये,
पहले पढ़ा नहीं था, पढ़ा होता तो इसको कराता नहीं। चलो, क्योंकि माइनर सा क्वेश्चन था, कर सकते हैं आज आसानी से। मैं उन्नयन कोण अवनमन कोण बारे लेके चलूँगा। रॉकेट लॉन्च पैड से 3 किलोमीटर की दूरी से, ये रॉकेट लॉन्च पैड है ये वाला, यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी है। 3 किलोमीटर दूरी से आपको 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर रॉकेट दिखाई देता है। तो रॉकेट जब उड़ जाएगा तो 3 किलोमीटर दूरी यहाँ पे, तो ये रॉकेट है, इस तरीके से ये रॉकेट दिखाई देता है। ये रॉकेट है भाई, है ना। तो रॉकेट की ऊंचाई क्या है, इसकी वैल्यू वो पूछ रहा है। ये कोण दे दिया उसने 30 डिग्री। क्लियर। अब देखो सीधा सा है, एक चीज़ समझने वाली बात यहाँ पे है, सबसे पहले हमें कोण डिफाइन करना है। सबसे पहले कोण लेके चलना है। ये कितनी डिग्री है, 30 डिग्री। ये फिक्स है, 90 डिग्री हो गई होगा। ये कितनी डिग्री होगा, 60 डिग्री। क्लियर। सबसे पहले तुम लोगों ने कोण डिफाइन कर लिया, कोण लिख दिए, उसके बाद में भुजाओं का अनुपात लगाओ। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा 1 यूनिट, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा √3 यूनिट। ठीक है, यही पूछ रहा है वो, 1 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। √3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि हमारी हाइट एंड डिस्टेंस के अनुपात के अकॉर्डिंग ये √3 आती है, और ये वैसे कितनी दी हुई है, 3। तो मैं यहाँ कहूँगा √3 डिग्री की √3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3 किलोमीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 3/√3। इट मीन्स 3√3 से √3 बार कट जाएगा, √3 किलोमीटर। बात है समझ में। ऊंचाई जो होगी रॉकेट की वो कितनी हो जाएगी तुम्हारी, √3 किलोमीटर। ना कोई टेन फैन कुछ यूज नहीं करना, तो मैं हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत सिंपलेस्ट है ये। देखिए अगला क्वेश्चन मैंने इसका नहीं लिखा था, चलो कोई बात नहीं। पीडीएफ बन रही है, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बनी हुई है पीडीएफ, केवल अपलोड करनी है। नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसी में से कराऊंगा। ये रेलवे की है और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। ये 2018 आरआरबी में पूछा गया है। 36 मीटर की दूरी पर स्थित एक टावर के शीर्ष से 36 मीटर, ये हो गया, एक टावर के शीर्ष से, यहाँ पे देख रहा है वो, 36 मीटर की दूरी पर स्थित एक टावर के शीर्ष से एक इमारत के निचले सिरे का अवनमन कोण 30 डिग्री है। ये कोई इमारत है, इसके निचले सिरे का अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री। और अभी मैंने तुम्हें बताया था चाहे वो अवनमन का है चाहे उन्नयन का, हमें लेना क्या है, उन्नयन कोण। कितने डिग्री है, 30 डिग्री। क्यों लेते हैं बराबर, क्योंकि उन्नयन कोण और अवनमन कोण कैसे होते हैं, बराबर। ये 30 है तो ये कितना हो गया, 60। ये कितना हो गया, 90। अब वो तुमसे पूछ रहा है इसमें टावर की ऊंचाई क्या है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो भैया 60 डिग्री के सामने √3, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, √3 यूनिट की वैल्यू 36 है, हमें 1 यूनिट की चाहिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 36 बटे में √3, मतलब 12√3 मीटर है, किलोमीटर है, मीटर है, 12√3 मीटर। ठीक है। तो दोस्तों ये 2 क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिए थे कि इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे, और आगे और क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। पीडीएफ अपलोड होगी, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक करें, कमेंट करें। और जो स्टूडेंट्स जिनकी डिमांड्स पूरी हो रही हैं इस चैनल के अकॉर्डिंग, जिस टॉपिक को वो बोलते हैं उस टॉपिक को हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। और एक फ्लो में अपने टॉपिक सारे चल रहे हैं। टाइम एंड वर्क की जगह टाइम एंड वर्क चल रहा है, कंटिन्यू वीडियोज आती हैं। जिन्होंने हाइट एंड डिस्टेंस का लिया उनके लिए हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट कर दिया है, और इसी तरीके से आगे भी चलते रहेंगे और कंटिन्यू वीडियो आएंगी। तो आप सभी से उम्मीद यही है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे और कमेंट करोगे। थैंक यू।